जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सरजीत तबीयत कैसी है आपकी अब? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बेहतर है। लास्ट क्लास सही है सर, रिकवरी होने में पर अभी लग रहा है हाँ वो बिल्कुल और बिल्कुल। ये बड़ी दिक्कत वाला काम हो जी जाता है आजकल, बुखार वखार ऐसे ही चल रहे हैं, टेढ़े जी मेढ़े। जी तो कल की क्लास में हम लोगों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के विषय में डिस्कशन किया था और उसे समझने का प्रयास किया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोग 154 धारा 154 जो हमने पढ़ी है वो आपको समझ आई होगी अच्छे से। कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। अदरवाइज़ आज की क्लास में हम लोग, चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो आधार है किस चीज़ का, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो शुरू होती है उसको शुरू करने का एक माध्यम है, बड़ा सशक्त माध्यम है और सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम भी इसे ही माना जाता है। किसी व्यक्ति के साथ यदि कोई अपराध घटित होता है तो उस घटित होने के उपरांत सर्वप्रथम वो ये चाहता है कि उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाए थाना हाजा पर। और क्या माध्यम है? एफआईआर नहीं दर्ज हो पाती है तो दूसरा माध्यम भी हमने डिस्कस किया था कि कंप्लेंट में फिर जाता है व्यक्ति और जब पुलिस उसकी नहीं सुनती है तो फिर उसके सामने एक मात्र रास्ता बच जाता है कि वो जाके क्या करे, कंप्लेंट दर्ज करें संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष। ठीक है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कुछ निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो निर्देश आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ निर्देश, समझिए उनको। डायरेक्शन रिगार्डिंग एफआईआर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड फॉलोइंग डायरेक्शंस रिगार्डिंग एफआईआर। नंबर 1 डायरेक्शन क्या है कि एन एक्यूज इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कॉपी ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एट एन अर्लियर स्टेज देन एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 207। ये कह रहा है कि अभियुक्त उसके पूर्व प्रक्रम पर, जैसा कि धारा 207 के अधीन विहित है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने का हकदार है। सामान्यतः 207 में प्रतियां प्रदान की जाती हैं, किसको? एक्यूज़ को। तो यहाँ ये कहा कि उस 207 से पहले भी अभियुक्त जो है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त कर सकता है। सेकंड है, सस्पेक्टेड एक्यूज्ड हैज़ राइट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी बिफोर कंसर्न पुलिस ऑफिसर और टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी। और ये कह रहा कि संदिग्ध अभियुक्त को संबद्ध पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक के समक्ष विहित फीस के भुगतान पर प्रमाणित प्रति की स्वीकृति के लिए आवेदन पेश करने का अधिकार है। मतलब कि वहाँ से, एक तो कोर्ट से हम लोग प्रमाणित प्रतिलिपि लेते हैं, यहाँ ये कहा गया है कि पुलिस के अधिकारी से भी प्रमाणित प्रतिलिपि की डिमांड कोई प्रपोज्ड संदिग्ध अभियुक्त जिसके ऊपर संदेह किया जा रहा है, जिसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, तो वैसा व्यक्ति एक विहित फीस अदा करके वहाँ से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है। थर्ड कह रहा है, ऑन एन एप्लीकेशन बीइंग फाइल्ड फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एफआईआर ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज सेम शैल बी गिवन बाय द कोर्ट कंसर्न विद इन 2 वर्किंग डेज। और ये कह रहा कि अभियुक्त की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दाखिल किए जाने पर उसके 2 कार्यकारी दिवस के भीतर संबद्ध न्यायालय द्वारा प्रदान की जाएगी। तो कोर्ट से भी सर ये कहाँ से पढ़ रहे हैं सर? ये निर्देश है कुछ सुप्रीम कोर्ट के, हेलो ये सुप्रीम जी कोर्ट सर। के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। सर हाँ मैं वही देख रहा हूँ। सीआरपीसी का हिस्सा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में है, वो बता रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, है मैं ना? वही देख रहा सर, बुक में तो है। हाँ। और ये कह रहा है कि कॉपीज ऑफ एफआईआर एक्सेप्ट इन सेंसिटिव केसेस लाइक सेक्सुअल ऑफेंसेस
pertaining to insurgency and terrorism should be uploaded on websites within 24 hours of registration। ये कह रहा कि संवेदनशील मामलों जैसे लैंगिक अपराधों, राजद्रोह और आतंकवाद के संबंधित अपराधों में के सिवाय प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां पंजीकरण के 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए। ये निर्देश दिया गया है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 4136 ये पेज नंबर है। केस लो बोल रहा हूं दोबारा, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, नोट कर रहे हो भाई? कुछ यस नो बोलो। सर जी, साइटेशन नोट हो गया सबका? यस सर। क्या कह रहे हैं सरजीत? सर एक कंफ्यूजन हो रहा था हाँ बताओ। जी सर, ये जो मजिस्ट्रेट की बात हो रही है कि ऑरली जाएं, आप शिकायत करें, मतलब कंप्लेंट करें, तो सर ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है ना यहाँ पर? नहीं, जुडिशियल Judicial मजिस्ट्रेट, magistrate। जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक ठीक है। अरे आप बयान 200 नहीं कराते क्या कोर्ट में? कंप्लेंट फाइल नहीं होता क्या? धारा 200 के बयान होते हैं, 202 के बयान होते हैं, सर बता दो सर एक बार। है ना? वो आगे पढ़ेंगे अभी। सर वही मैं सोच रही थोड़ा सा। हाँ नहीं कंफ्यूज मत रहो, जो भी संशय है सर दोबारा उसको। बताओ कॉन्टैक्ट। साइटेशन दोबारा बोल रहा हूँ, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 4136। ठीक है माय डियर? ठीक है सर। जी, ये कह रहा है, एक केस लो और लिख लिए, मनोज कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अनदर AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो रिपीट कर दीजिए, मनोज कुमार शर्मा वर्सेस मनोज कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स 2016 का केस है। AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 3930 पेज नंबर। इसमें कहा गया है कि धारा 174 के अधीन जांच में प्राप्त सूचना को जो स्वाभाविक या अस्वाभाविक मृत्यु के विस्तार तक सीमित है, संज्ञेय अपराध को प्रकट करने वाली सूचना के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता और उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। क्या समझे? CRPC की धारा जो 174 है, 174 में जो है वो चार्जशीट सर? वो 173 में है। 174 में कोई ऐसी डेथ हो जाए, 174 देख लेते हैं एक बार, तब आपको ये साइटेशन समझ आएगा। यह है आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। ठीक है भाई, अगर कोई सुसाइडल केस हो रहा है और प्रथम दृष्टया वो सुसाइड ही नज़र आ रहा है, तो उसके बाबत जो है, और ये आत्महत्या आदि शब्द है, तो यहाँ और बहुत सारे ऐसे रीजनिंग हैं मृत्यु होने के, जिनमें 174 की रिपोर्ट दाखिल की जाती है। तो 174 की रिपोर्ट वाले मामलों में
वहाँ एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। ये कह रहा है जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विशेषतः सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो, वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें ऐसे घाव, अस्थिभंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिन्हों का जो शरीर पर पाए जाए वर्णन होगा और यह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो 174 के लिए ये कहा है इस केस लॉ में, ये कह रहा है कि धारा 174 के अधीन जांच में प्राप्त सूचना को जो स्वाभाविक या अस्वाभाविक मृत्यु के विस्तार तक सीमित है। जहां 174 में ये रिपोर्ट आ जाए कि जो मृत्यु हुई है ये स्वाभाविक मृत्यु है या तो ठीक है, तो स्वाभाविक मृत्यु की एफआईआर थोड़ी होगी, और या फिर उसका विस्तार वहाँ तक है, कहाँ तक, जहाँ तक अस्वाभाविक मृत्यु तो हुई है लेकिन उसमें ये पाया जाता है कि इसमें कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है जो संज्ञेय मामलों पे जाता हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मशीनरी में आ गया, भैया किसान से संबंधित बहुत सारी ऐसी मशीनरी होती है नहीं, जैसे कि हाँ, तो वैसी अवस्था में मान लीजिए कोई दुर्घटना कारित होगी तो 174 की रिपोर्ट जाएगी उसमें। तो 174 की रिपोर्ट अगर केवल स्वाभाविक मृत्यु तक और अस्वाभाविक मृत्यु है तो इस प्रकार की जो दुर्घटना से संबंधित मृत्यु है जिसमें किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, तो वैसी अवस्था में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। हाँ, अगर ये लगता है कि जो मृत्यु हुई है इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा मारा गया है ना, क्योंकि तो शरीर में जो कभी किसी गाड़ी में आग लग जाती है, हाँ, उसमें कोई व्यक्ति अंदर फंस जाता है, बिल्कुल जाता है, हाँ, इस टाइप की। अब उसमें किसका दोष है बताओ, उसके किसके खिलाफ एफआईआर लिखोगे? गाड़ी में आग लग गई है ना, और या कोई घास काट रहा है, वो घास काटनी मशीन में फंस के मर गया, या वो जो गेहूं को साफ करने वाली लान काटने वाली थ्रेसर होती है, थ्रेसर में कोई अंदर चला गया, तो ऐसी अवस्था में उसकी एफआईआर थोड़ी होगी। हाँ, यदि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं मामला स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, ठीक है, इस प्रकार का है, अस्वाभाविक है लेकिन इस प्रकार का है कि अपराध की श्रेणी में जाता है, तब वो अपनी रिपोर्ट में ऐसी बात लिखेगा, उसके आधार पर अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर की जाए या नेम्ड उसका कोई फैमिली वाला करे तो नेम्ड के खिलाफ की जाए, जो भी स्थिति होगी। तो दैट इज द पर्पज ऑफ एफआईआर है। ठीक है, ये भी सेम केस लॉ में कहा गया है, मनोज कुमार शर्मा में ही बताया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रयोजन क्या है। ये कह रहा है द पर्पज ऑफ रजिस्टरिंग एफआईआर इज टू सेट द मशीनरी of criminal investigation into motion, which culminates with filing of the police report, and only after registration of FIR, beginning of investigation in a case, collection of evidence during investigation, and formation of final opinion is the sequence which results in filing of a report under section 173। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रयोजन क्या है वो यहाँ बताया गया है। ये कह रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को पंजीकृत करने का प्रयोजन आपराधिक अन्वेषण से संयंत्र को गतिशील बनाना है। क्या मतलब है? मतलब जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसको एक मशीन मानिए आप, मशीन ही तो है वो। जिस प्रकार आपको फ़ैन ऑन करना है मान लीजिए, तो फ़ैन ऑन करने के लिए आप स्विच ऑन करेंगे,
तो उस प्रकार यदि आप पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को एक मशीनरी माने, तो उस मशीनरी को स्टार्ट करने का जो बटन है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही ऑफिशियली उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होती है ना। फिर जब कलेक्शन ऑफ एविडेंस में ये पाया जाता है कि हाँ जिन व्यक्तियों के विरुद्ध एविडेंस मिली है उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो है क्या होगा, 173 की रिपोर्ट फाइल हो जाएगी, है ना भाई। एविडेंस मिलने वाली अवस्था में ही तो 173 की रिपोर्ट जाएगी। और 173 की रिपोर्ट किसके खिलाफ जाएगी? जिसके खिलाफ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कई मामले ऐसे भी होते हैं कि जो एक्यूज होता है वो खुद ही जाके एफआईआर लिखा देता है, और जब कहानी खुल के आती है तो पता लगा जो उसमें एप्लीकेंट है वही एक्यूज बन गया। समझ आया अनु? विटनेस भी बन जाते हैं सर, विटनेस भी एक्यूज्ड बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, विटनेस भी एक्यूज्ड बन जाते हैं। बिल्कुल। एक बहुत दिनों की घटना हो गई, आप लोगों के दिमाग में होगी, वो आपके पटल पे होगी बिल्कुल। बुलंदशहर के अंदर की घटना थी। एक सगे भाई ने अपने सगे भाई का सर्वनाश कर दिया था, बिल्कुल याद होगा आप लोगों के। बड़ा विभत्स, मतलब आप ये मान के चलिए कि जो फ्रंट पेज दैनिक जागरण या अमर उजाला के पेपर पे फ्रंट पेज पे था, तो फ्रंट पेज पे माँ की गोद में चिपका हुआ एक 2-2.5 साल का बालक, 1.5-2 साल का ही बल्कि, तो उसकी पीठ पे गोली मारी हुई थी, उसका चित्र छपा था। मतलब इतना विभत्स कांड जो है, और वो खुद ही फिर उसने एफआईआर की जाके, उसी भाई ने, जिस भाई ने ये कर्म कांड किया था वही थाने में जाके एफआईआर कर रहा है। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता लगा कि तो इसी का किया हुआ है। मतलब उस फैमिली में उसका भाई, उसकी भाभी, उसके 2 भतीजे, भतीजों की वाइफ और वाइफ के साथ जो उनके आगे बच्चे थे, मतलब कोई चिची बच्चा घर में छोड़ा नहीं था जिसको उन्होंने समाप्त नहीं किया था। बिल्कुल, जिसको बीज नाश बोलते हैं ना देसी भाषा में, वो केस हुआ था बुलंदशहर का मामला। हाँ सर, ये केस सर मैंने भी पढ़ा था सर, न्यूज़पेपर में, बुलंदशहर का था। मतलब बड़ा द्रवित करने वाला दृश्य था। कोई पत्थर दिली होगा जिसका उस फोटो को देख के आंखों में नमी ना आए कि जो 1.5-2 साल का बच्चा गोद में अपनी माँ से चिपका हुआ है और उसकी पीठ पे, मतलब उसकी पीठ पे गोली मारी हुई है, बच्चे तक को नहीं छोड़ा। तो ठीक है, प्रयोजन समझ आ गया। अब ये कह रहा है नो डिले, ये कह रहा है देयर इज़ नो डिले इन लॉजिंग एफआईआर इफ़ मर्डर अकर्ड एट अबाउट 2 PM एंड कंप्लेंट लॉज्ड एट अबाउट 6:15 PM ऑन सेम डे एंड पुलिस स्टेशन वाज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस। ज्ञानेश्वर श्यामल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। देखिए 54 किलोमीटर दूर थाना होना, इसका मतलब थाने का क्षेत्र देखिए आप कितना बड़ा है। हमारे यूपी में तो 54 किलोमीटर के जिले भी नहीं बचे हुए हैं। मुख्यालय से हाँ, केस लो है ज्ञानेश्वर श्यामल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 2016, सुप्रीम कोर्ट 1585 1585। क्लियर है भाई? ये कह रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने में कोई विलंब नहीं है। यदि हत्या लगभग 2 बजे अपराह्न हुई थी और परिवाद उसी दिन 6:15 अपराह्न दाखिल किया गया था और थाना घटनास्थल से 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो कोई देरी नहीं है। यार सामान्यतः भी कोई देरी नहीं है। मतलब 2 बजे तो मर्डर हो रहा है, 6:15 पे FIR हो रही है, और थाने से घटनास्थल की दूरी कितनी है भाई?
किलोमीटर। 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर जी। तो वो मैं उसी बात को सोच के मैं हैरान हूँ कि थाने से घटना स्थल की दूरी 54 किलोमीटर है। और मैं ये भी बोला है कि हमारे यहाँ यूपी में इतने बड़े ज़िले भी नहीं बचे हुए हैं कि जो जिला मुख्यालय से 54 किलोमीटर का बॉर्डर भी पड़ रहा हो। और इसमें घटना स्थल की दूरी 54 किलोमीटर है, बॉर्डर हो सकता है उससे भी दूर हो। क्यों? राजस्थान में भी ऐसे ही है सब थाने। हाँ, राजस्थान में ज़िले भी बड़े हैं क्योंकि वहाँ जनसंख्या घनत्व कम है ना। जिलों की जो सीमाएं हैं वो भी बहुत लंबी लंबी सीमाएं वहाँ पे हैं। ठीक है। अब ये एक चीज़ ये कह रहा है कि 9 सेकंड FIR, इसमें भी केस लॉ लिख लीजिए आप। एक घटना के लिए 2 FIR नहीं होंगी। अवधेश कुमार झा उर्फ अखिलेश कुमार झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2016 का केस है ये भी, और सुप्रीम कोर्ट का केस है। सर अवधेश कुमार झा वर्सेस अवधेश कुमार झा उर्फ अखिलेश कुमार झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इज दैट क्लियर? क्या कहा इस केस में वो बता रहा हूँ। ये कह रहा है इस केस में, ये कहा है कि देयर कैन बी नो सेकेंड FIR in the event of any further information being received by the investigating agency in respect of offence or same occurrence or incident giving rising to one or more offence। ये कह रहा है कि अपराध या उसकी घटना या एक अथवा अधिक अपराध से उद्भूत घटना के संबंध में अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई और सूचना प्राप्त किए जाने की स्थिति में कोई दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। एक बार जो दर्ज हो गई उसी पर आपको, एक तरह से आप ये मान के चलिए कि एक प्लॉट पे यदि एक नींव डाल दी गई तो आपको बिल्डिंग उसी नींव पे खड़ी करनी है। जो भी इम्प्रूवमेंट्स आने हैं वो उसी बेसिक FIR पे ही आपको आगे बढ़ाने हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक दूसरी FIR लेके आ जाए। क्या समझे? ये तो सर इसमें भी आया था अभी जो मुंबई में एक वो हीरो की जो डेथ हुई थी। हाँ। उसमें चक्रवर्ती एक हीरोइन को लिया गया था, तो उसमें लड़के के फादर ने बिहार में FIR करनी चाहिए थी। और एक FIR वहाँ पे सुशांत राजपूत के केस में उन्होंने कह दिया था कि FIR वहाँ दर्ज हो चुकी है तो उसी FIR पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। ठीक है ना। अभी हाल ही में एक केस हमारा केस था एक, उसमें सेम ऐसा ही हो रखा था कि पुलिस ने पहले तो गुमशुदगी दर्ज कर ली। डेड बॉडी मिलने पर गुमशुदगी जो है वो 302 में कन्वर्ट हो गई। और 302 में कन्वर्ट होने के बाद पुलिस क्या करती है, उस घटना से 15 दिन बाद एक तहरीर लेती है फिर वादी से, और उस तहरीर पे फिर चिक काट देती है। वहाँ उसमें पूरी मूर्ख होते जा रहे हैं। पता नहीं यूपी की पुलिस भी कुछ सोच नहीं रही है। हाँ। और इतनी ट्रेनिंग की जरूरत है। हमारे यहाँ नोएडा में एक ही मुकदमे में उन्होंने कनेक्ट था और दिल्ली का कंप्लेनेंट था, दिल्ली का एक केस था, जुडिक्शन नहीं है। पहले एक FIR दर्ज करी, उसमें उनको इन्वॉल्व किया, फिर दूसरी करी उसी सेम उसमें, फिर तीसरी 4 FIR दर्ज कर रखे उन्होंने। जेल से कहा है और उन्हें बस पैसे मिले। ऐसा करते हैं तभी तो अपनी बेइज्जतियां कराते हैं फिर आकर के। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो डेली बेइज्जती करते हैं। जी। रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के विषय में नोट कर लीजिए। यूनुस जिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है भाई, सुप्रीम कोर्ट का केस है। यूनुस जिया
यूनुस जिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अनदर AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट 2376। सर दोबारा बता। यूनुस जिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कहा गया है सर आवाज जी, आवाज में कोई दिक्कत? आपकी आवाज गायब हो। जी जी अब आ रही सर, है? आवाज नहीं आई क्या आप? दोबारा बोलूँ जी क्या? सर। केस लो, जी अब आ रही है। केस लो रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए। यूनुस जिया वर्सेस कर्नाटक राज्य एंड वन अनदर AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट 2376 का केस है, जिसमें ये कहा गया है कि देयर कैन बी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अटैच्ड टू लोकायुक्त इन पुलिस स्टेशन ऑफ लोकायुक्त नॉट इलीगल इफ न्यूज़ रिपोर्ट अगेंस्ट अपीलेंट शोइंग कॉग्निजेबल ऑफेंस एलिजली कमिटेड। ये कह रहा है लोकायुक्त के पुलिस थाना, लोकायुक्त से संबंध पुलिस के निरीक्षक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकरण अवैध नहीं है यदि अपीलार्थी के विरुद्ध समाचार रिपोर्ट अभिकथित रूप से कारित संज्ञेय अपराध दर्शित करती है। लोकायुक्त थाने के अंदर कोई FIR दर्ज कर ली गई वहाँ इंस्पेक्टर साहब के द्वारा, तो वैसा किया जाना इलीगल नहीं बताया है इस केस लॉ में। ठीक है, हाँ जी। क्लियर है? आज एनू और कल्पना की आवाज़ नहीं आ रही है। एनू और कल्पना बड़े शांति के साथ क्लास में बैठे हैं। भाई क्या बात, तबीयत तो ठीक है आप जी लोगों सर। की? हाँ सर, तबीयत ठीक है। सर हमारे यहाँ चोट लग गई है, इसलिए हम बस बैठे हुए हैं चुपचाप। क्या लगी? फुट के आपको हम स्लिप हो गए, हमारे पीछे बैक में रीढ़ में और हमारे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो गया है। उत्तरी सो सैड। फर्श तो ठीक है जहाँ गिरी थी? वो पत्थर को ठीक ठाक है, बस हम ही गिर गए। चलो जल्दी आपको शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान करे ईश्वर, आप यही प्रार्थना करते हैं हम। कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा कैल्शियम। सर एनु मैडम तो चलिए गिर भी गई है, इनके फ्रैक्चर आया। सर मेरा तो ऐसा हो रहा है हफ्ता भर से मैं कहीं गिरी नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन पीछे से बैकबोन में इतना पेन हो रहा है कि ना मुड़ा जा रहा है ना सीधा पड़ा, बस सीधी सीधी फिर रही हूँ मैं। तो पोस्चर आपका कुछ दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, सोने का बैठने का ये कोई? मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ, नहीं कोई पोस्चर गड़बड़ाया होगा आपका। आप बेतरतीब तरीके से तकिया वकिया रख लेते हैं तब भी जकड़न हो जाती है ना। कई बार कोई उल्टे सीधे तरीके से मूवमेंट करके कोई चीज़ उठा लेते हैं तब भी ऐसा दिक्कत हो जाती है। ध्यान रखिए भाई सभी लोग। मैंने दिखाया है, नहीं कह रहे हैं कि आप स्कूटर का इस्तेमाल करते जी, स्कूटर पे चलती हूँ तो झटका वटका आया हुआ है। मल्टीविटामिन ले लें आप, मल्टीविटामिन से आपका ये ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी, चलिए, अच्छा तो 154 से आगे अब 155 पे हम बढ़ते हैं। बाकी इस संबंध में और कुछ केस लो मुझे मिलेंगे तो मैं आप लोगों को सप्लाई करूँगा, है ना। और 155 बात करता है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। संज्ञेय और असंज्ञेय तो आप सभी जानते ही हैं, इसमें तो कोई आपको संदेह होना ही नहीं चाहिए, है ना। क्यों सदर? तो ये कह रहा है जी सर, ये कह रहा है 155 एक कह रहा है कि व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन
to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf and refer the informant to the magistrate। तो 155(1) ये कहता है कि भाई जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तिला प्राप्त होती है ना, तो क्या करेगा, वो इत्तला दी जाती है, तब वह ऐसी इत्तला का सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाएगी जो सरकार इस निमित्त विहित करे प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा और इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। तो जहाँ 154(1) में सेम बात संज्ञेय अपराध के विषय में थी, 155(1) में असंज्ञेय अपराध के विषय में है कि उसको एक फॉर्मेट के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट बोलेगा पीड़ित को कि आप जाइए, कहाँ जाइए, मजिस्ट्रेट महोदय के पास जाइए। चूँकि ये असंज्ञेय मामला है और असंज्ञेय मामले में बिना मजिस्ट्रेट के आदेशों के पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती। एनसीआर बोलते हैं। हाँ, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एनसीआर। ठीक है, ये आप इस प्रकार समझिए कि जिस प्रकार अभी हमने पीछे पढ़ा है एफआईआर के विषय में, केस लॉ में डिस्कस हो रहा था कि ये एक जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की एक मशीनरी को चालू करने का एक स्विच है, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर। तो उसी प्रकार असंज्ञेय मामलों में एनसीआर स्विच तो है, लेकिन ऐसा है जैसा मानो कि आपने पंखे का स्विच ऑन किया और ऑन करने के बाद आपको ये पता लगा कि भाई यहाँ तो पावर सप्लाई नहीं है। पावर सप्लाई कहाँ से बंद है? बोला इसका तो मेन स्विच ही बंद है। तो मेन स्विच हुए मजिस्ट्रेट महोदय। अब आपको जाना पड़ेगा कहाँ? पंखा चलाने के लिए मजिस्ट्रेट महोदय का मेन स्विच ऑन करना पड़ेगा जाके, तब आपका वो पंखा चलेगा। जबकि एफआईआर में वो पंखा डायरेक्ट चल रहा था, मजिस्ट्रेट साहब का उसमें रोल बीच में नहीं था। वहाँ पहले ही कानून ने डायरेक्ट पुलिस को पावर दी हुई है कि वो इन्वेस्टिगेशन रूपी मशीनरी को स्टार्ट कर ले। इज दैट क्लियर? जी। तो 155(1) समझ आ गया आप लोगों को। 155(2) देखते हैं क्या कहेगा। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट a non-cognizable case without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case for trial। ये कह रहा कि कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। चलिए आ जाएगी। तो 155(2) कह रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति हो। तो 155(2) की आवेदन हम लोग करते हैं जब कोई एनसीआर कटवा के बंदा हमारे पास उसकी कॉपी लेके आता है और ये कहता है कि सर ये मेरे साथ झगड़ा हो गया था, मेरे साथ ये बात हो गई थी और मैंने थाने में रिपोर्ट कर दी है और थाने ने रिपोर्ट मुझे दे दी है और ये देखिए आप ये क्या है। तब हम देखते हैं कि उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है एनसीआर, अंतर्गत धारा 155(1) सीआरपीसी। तब उस अवस्था में हम 155(2) का आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वहाँ निवेदन करते हैं
कि हजूर आला इसमें आप जो है इन्वेस्टिगेशन के आदेश कर दीजिए, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट के आदेशों के नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर सरजीत? सर फिर आप कह रहे हैं कि इसमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो 155(2) का हमें खुलासा करना पड़ेगा किसमें? एप्लीकेशन में। हाँ, सामान्यतः हमें हर एप्लीकेशन में खुलासा करना चाहिए। डालेंगे दिया जाता है 155(2) में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। हाँ। ये एनसीआर में ये ग्राउंड है कि इसमें और सेक्शन और जो केस है मेड आउट होता है और इन्वेस्टिगेशन के आदेश पर है। देखिए, सही मायने में हम जो प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो हमें प्रत्येक जिस धारा के अंतर्गत हम वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं उसको हमें मेंशन करना चाहिए। हाँ, अब जैसे हम हाजिरी माफ़ी देते हैं कोर्ट के अंदर, तो कोई नहीं लिखता कि किस धारा में जा रही है। बताइए सदब, किस धारा में जाती है हाजिरी माफ़ी? सर देखिए नहीं आज तक, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। सीधा लिख देते हैं श्रीमान जी निवेदन ये है कि वाद में आज ये तारीख नियत है, हम किसी कारण नहीं आ सकते, बस सीधा लिख देते हैं कभी। अब वो जो हम लिखते हैं कहीं कानून में प्रावधान होगा तभी तो लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिटिन लॉ है। तो रिटिन लॉ है तो हम बिना किसी रिटिन एम्पावरमेंट के बिना हम नहीं कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते। कौन बताएगा किस धारा की एप्लीकेशन जाती है? एनू बताएगी। एनू को तो यार वैसे ही चोट लग रही है, एनू को छोड़ो, एनू आप रेस्ट करें। अमित आप बताएं। पाँच है इसका सेक्शन 205 सीआरपीसी में प्रावधान है सदब। ओके सर। तो कभी आप प्रार्थना पत्र लिखती हो कभी चैम्बर पे? यस सर, यस जी लिखती हूँ सर। कल अगर लिखोगे तो उसके ऊपर ना जब अनुमान लिख लोगे ना, तो हाजिरी माफी भी लिखना प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 205 सीआरपीसी, फिर उसके बाद लिखना मनोदय निवेदनीय है। तो आपकी प्रार्थना पत्र को जो है विशेष बल मिलेगा, अच्छी लगेगी जी। तो 155(3) कह रहा है, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट एज एन ऑफिसर इन इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन मे एक्सरसाइज इन ए कॉग्निजेबल केस। और ये कह रहा है कि जब कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार का आदेश प्राप्त हो जाता है किसी पुलिस अधिकारी को, कौन सा आदेश? जो 155(2) में मजिस्ट्रेट महोदय ने किया है, तो वैसी स्थिति पे केवल वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की सख्ती के सिवाय और उस अधिकारी को समस्त सख्तियां प्राप्त हो जाती हैं इन्वेस्टिगेशन की। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस था उसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, और यहाँ मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद भी वो विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं करेगी, वारंट लेके ही गिरफ्तारी हो पाएगी 155(2) में। 155(2) का जो आदेश हुआ है उसके बाद यदि किसी पुलिस अधिकारी को ये समीचीन प्रतीत होता है कि भाई इस इन्वेस्टिगेशन के लिए तो फला व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना जरूरी है, तो फिर वो जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है जिसको 155(2) का आदेश हुआ था वो हाजिर आएगा कोर्ट में और ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा, दरख्वास्त करेगा कि मुझे वारंट इशू कर दिया जाए फला व्यक्ति के विषय में, क्योंकि मैं 155(2) के आदेश के अधीन इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। और धारा 155 की सब सेक्शन 3 ये कहती है कि मुझे गिरफ्तारी का राइट नहीं है, बिना किस चीज़ के, बिना वारंट के मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? और 155(4) कह रहा है कि वेयर अ केस relates to 2 or more offenses of which at least one is cognizable
द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल केस नॉट विदस्टैंडिंग दैट द अदर ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल। और 155(4) ये कह रहा है कि यदि एक ही अपराध में कुछ मामले नॉन कॉग्निजेबल हों और उनमें से यदि एक भी कॉग्निजेबल हो गया, एक भी धारा कॉग्निजेबल हो गई, तो फिर वो सारा नॉन कॉग्निजेबल वाला एरिया भी एज कॉग्निजेबल ही ट्रीट होगा। ये कह रहा है जहाँ मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से हैं जिनमें कम से कम एक संज्ञेय है, वहाँ इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय है, वह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा। हाथी के पैर में सबका पैर, क्योंकि एक धारा संज्ञेय हो गई। हाँ, जो एक नॉन कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस है, एक भी कॉग्निजेबल हुआ, हाँ, तो फिर उसी कॉग्निजेबल पे गिनती आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे 323(5) सबसे छोटी एफआईआर हाँ, जो दर्ज होती है, हाँ, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो प्रचलन में 323, 504 और 506। हाँ, 506 इसके साथ 3 से 7 लगा दे तो ये कॉग्निजेबल हो जाएगा। नहीं, इसी के साथ ज़्यादा और ना करो, 452 लगा दो बस। वही झगड़ा घर में घुस के हो जाए तो उसी पे बेड़ा पार है। सही बात। तो चूंकि वो 452 कॉग्निजेबल है, तो फिर जैसे दूध में दही का जमावन लगते ही ना 506 में 9 है। हाँ, तो जो वैसे तो रूटीन में बेल दे देते हैं, लेकिन 506 है, इनमें वो नॉन बेलेबल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 452 का भी यही हाल है ना। 452 में एक घटना याद आ रही है मुझे। हमारे एक मित्र के रिलेटिव थे, तो वो थे तो हाइट में तो छोटे से ही थे, मतलब 5 फुट का आदमी होगा वो, और लेकिन था पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड और बढ़िया। गन्ना समिति का चेयरमैन था शामली का। तो वो क्या हुआ कि वो कुछ जेई रहते थे यहाँ गन्ना समिति के, तो उन जेई महोदय से उनकी कुछ अनबन चल रही होगी, चेयरमैन और जेई साहब की। तो वो जा रहे थे कहीं देहरादून, तो वो आते आते यहीं सहारनपुर में वो जेई साहब रहते थे। तो उनके साथ वो पूरी बंदूकधारी और ये पूरी टीप टल्लो जैसे नेता लोग चलते हैं, इस टाइप का वो एक पूरा मजमा लेकर चलते थे साथ में। तो उन्हें सूझी कि चलो यार, वो एक बार जेई साहब से ही मिलते चलें, वो बड़े हमसे उखड़े हुए हैं। तो ये घर में गए, जेई साहब तो वहाँ थे नहीं, और जो जेई साहब थे वो थे 6.5 फुट हाइट के और पूरे हेल्दी। तो वो तो थे नहीं, उनकी वाइफ मिली, और वाइफ को जाके उन्होंने, भाई कहाँ है जेई, और देखते हैं आज उसको बहुत वो बन रहा है, ये इस टाइप की वही लैंग्वेज दादागिरी वाली। और वो बेचारी डर गई। तो अब वो जेई तो था नहीं, वो चले गए। अब उसने क्या किया, उसकी पत्नी की तरफ से पीड़ित कौन हुई 452 में, पीड़ित तो पत्नी हुई ना, वो तो था ही नहीं घर पे। तो उसने क्या किया, जेई ने अपने उच्चाधिकारी को एक पत्र लिख दिया कि ऐसे ऐसे मेरे यहाँ फला फला व्यक्ति आए और आकर मेरी पत्नी को धमकाया घर में घुसकर, और जो है मेरा स्थानांतरण यहाँ से अन्यत्र कर दिया जाए, मैं यहाँ जॉब करने की अवस्था में नहीं हूँ। तो उसने एफआईआर नहीं करी, अपने उच्चाधिकारियों को लेटर लिख दिया बस। उच्चाधिकारियों ने वही लेटर एसएसपी सहारनपुर को भेज दिया। एसएसपी सहारनपुर ने उसी लेटर पे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश कर दिए। तो एफआईआर हो गई भाई के खिलाफ। और एफआईआर होने के बाद थाना सदर बाजार ने उन्हें बुला लिया कि भाई आ जाओ, तुम्हारा फैसला करा देते हैं जेई साहब के साथ और मामला रफा दफा कर देंगे। वो भी अपना दादा बन के थाने में आ गया। थाने में आते ही पुलिस ने बैठा लिया, आजा बेटा, अरेस्ट हो गया तू। उसको अरेस्ट करके, और छुट्टी के दिन थे, शनिवार इतवार का मामला था, सेकंड सैटरडे संडे का मामला। तो उनको पेश करने के लिए जो है वो
कोर्ट के अंदर लाया गया। अब बात हमारे पास पहुंची, क्योंकि हमारे मित्र के रिश्तेदार थे कि भाई वो ऐसे मामला हो गया। हम लोग भागे दौड़े गए। रिमांड मजिस्ट्रेट साहब का दिन था, क्योंकि छुट्टी में तो वही बैठते हैं। रिमांड मजिस्ट्रेट साहब से हमने निवेदन किया कि साहब ऐसे मामला है। तो उन्होंने कहा भी देखो, अगर 452 में इंजरी नहीं है तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया मतलब व्यक्ति थे, नहीं तो नॉर्मली कोई इस तरह की बात करता नहीं है बिफोर। और ठीक है आप आइएगा, और पर बोले कि बहस ज़ोर ज़ोर से कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है सर, ज़ोर ज़ोर से करेंगे। तो अब आता है जब मामला कोर्ट के सामने, तो कोर्ट में देखा तो वो जेई साहब भी हाजिर कर लिए हमने, जेई साहब भी आ गए। अब मजिस्ट्रेट साहब ने पढ़ा तो मैंने कहा जी इनका फ़ैसला भी हो रहा है। जेई साहब ने भी कह दिया हाँ सर हमारा फ़ैसला हो रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जब रिमांड मजिस्ट्रेट साहब ने एफआईआर पढ़ी तो वो बोले कि पीड़ित तो पत्नी है, इसमें पत्नी कहाँ है? मैंने कहा सर वो तो लखनऊ गई हुई है, वो तो लखनऊ गई हुई है, वो तो है ही नहीं यहाँ। अरे वकील साहब फैसला तो वो करेंगी, ये थोड़े ही कर लेंगे फैसला। मैंने कहा सर, मैंने कहा पति पत्नी, बोले पति पत्नी है, ये बात सही है, लेकिन कानून की नज़रों में तो दोनों अलग अलग इकाई हैं। हो सकता है, मैंने कहा जी वो तो हो सकता है डर के लखनऊ चली गई हूँ। भाई मामला फंसता नज़र आया। फिर भी मजिस्ट्रेट साहब ने उन्हें बेल ग्रांट कर दी, और हमारे साथ साथ 452 के 2 मुलजिम और भी थे, उन्हें भी करनी पड़ी। उन्हें जब हमारी कर रहे थे तो उन्हें भी दी। तो मसला ये है कि भाई असली कहानी तो पीड़ित के साथ है, घटना किसी के साथ हो सकती है। एफआईआर करने वाला जो है वो मात्र सूचनादाता ही तो है। ये हो सकता है कि जो पीड़ित है वो स्वयं एफआईआर करने वाला भी हो, और ये भी हो सकता है कि पीड़ित कोई और हो और एफआईआर किसी और ने की हो। तो वैसी अवस्था में यदि कल को कोई मामला फैसले पे आता है, कोई मामला उनके बीच कंपाउंडिंग वाली कोई अवस्था बनती है, तो कंपाउंडिंग वाली अवस्था में तो वो बंदा जो पीड़ित है, पीड़ित ही तो कंपाउंड करेगा उसे आके, प्रथम सूचना रिपोर्ट वाला थोड़ी कर देगा। साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल कंपाउंडेबल ऑफेंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर माफ करेगा तो वही विक्टिम व्यक्ति करेगा, आप उसके साथ कंपाउंड होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 3 स्क्रीन जी। अब अगला सेक्शन देखते हैं 156, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वकीलों के लिए। तो ये मतलब एक काफ़ी अच्छी अर्निंग्स यहाँ से, काफ़ी अच्छी फीस यहाँ से वकीलों को मिलती है ना। और ये पुलिस के इनकार करने के बाद वकीलों का चैप्टर शुरू होता है। 156 क्या कह रहा है? पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। ये कह रहा है एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विच ए court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter कौन सा है 13, ठीक है। 156 की उपधारा एक कह रही है कि कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन है। अध्याय 13 हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ क्षेत्राधिकार के विषय में चर्चा होगी कि भाई जुरिस्डिक्शन कैसे होगा, कहाँ मामले दर्ज होंगे, कौन सुनवाई करेगा, किसको पावर है, कौन संज्ञान लेगा, सारी कहानी वहाँ मिलेगी हमें देखने को। और 156(2) कह रहा है कि नो प्रोसीडिंग ऑफ ए पुलिस ऑफिसर in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। और ये कह रहा है कि ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त ना था।
यदि वो पुलिस अधिकारी किसी तकनीकी कारणों से उस अपराध को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर्ड ना हो, सशक्त ना हो, तो 156(2) ये क्लियर करता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन सही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेरिट्स पे हो रही है, ठीक है, तो वैसी अवस्था में उस अधिकारी की किस बात को, कॉम्पिटेंसी को यहाँ चैलेंज नहीं किया जाएगा कि भाई ये तो सक्षम था ही नहीं, ये तो एम्पावर्ड था ही नहीं, ये तो सशक्त था ही नहीं। 156(2) ये कह रहा है। और 156(3) है वो धारा जो कोर्ट के अंदर वकील जिस पे कार्य करते हैं उस अवस्था में, जबकि उसकी पीड़ित व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज नहीं होती है, तब 156(3) एक्शन में आता है। और ये कह रहा है एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। और ये कह रहा है कि धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया वही मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। तो यहाँ क्या है, चूँकि मे शब्द आया हुआ है तो मे है, तो यहाँ मजिस्ट्रेट का क्या है, उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड, मजिस्ट्रेट को यहाँ विवेकी अधिकार है, वो चाहे तो 156(3) में मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित करे, चाहे तो ना करे, चाहे तो उसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर ले, व्हाटसोएवर। इज दैट ओके? सर दिल्ली में तो 103 और कंप्लेंट दोनों एक साथ फाइल की जाती हैं। अच्छा। उनमें से एक को वो मतलब आगे फर्दर ऑर्डर कर देते हैं, या तो एफआईआर के लिए 156(3) पे कर देते हैं, या फिर कंप्लेंट को एक को रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है कि हम 156(3) फाइल करते हैं तो उसमें ऑर्डर की एक आधे वो खोलते हैं साइटेशन कि भाई इसमें एविडेंस उनके नाम जानता है कंप्लेनेंट, और लिहाजा इसकी एफआईआर की जरूरत नहीं है, और वो डायरेक्ट कंप्लेंट में ट्रीट कर लेता है। तो हमारे यहाँ सीआरपी से प्रोविजन दो हैं। बिल्कुल, वो एक प्रैक्टिस वहाँ चल रही है इस प्रकार की, है ना। एक तरह से उसे आप ये मान के चलिए कि परंपरा बन गई है इस प्रकार की वहाँ पे। बाकी हमारे यहाँ तो 156(3) में मजिस्ट्रेट चाहे तो उसमें एफआईआर कर दे, या उसी को एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।